हे वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन वर्ल्ड। तो आज हम करेंगे हमारे पहली पॉलिटी की क्लास का पहला सीरीज जिसका नाम है शेड्यूल्स। मतलब आज हमारा पहला चैप्टर शुरुआत हो रहा है शेड्यूल से। इसी तरह रोज सुबह 12 बजे आपकी पॉलिटी की क्लास आएगी। आई होप आपको पसंद आए और आपको हेल्पफुल रहे पेपर्स में। तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये कंटिन्यू करनी चाहिए या नहीं। तो आज हम शुरुआत कर रहे हैं हमारे शेड्यूल से। अच्छा, सबसे पहले हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा संविधान। हमारे संविधान में जब ये बना था, ओरिजिनल था, तो इसमें 395 आर्टिकल्स थे, 8 शेड्यूल्स थे, 22 पार्ट्स थे। इस तरह हमारा संविधान डिस्ट्रीब्यूट हुआ था। अब आफ्टर सो मैनी अमेंडमेंट्स और चेंजेस 2022 तक 448 के आसपास हमारे आर्टिकल्स हो चुके हैं, 12 शेड्यूल्स हो चुके हैं और 25 पार्ट्स हो चुके हैं। ये किस तरह होते हैं? थ्रू अमेंडमेंट्स। थ्रू अमेंडमेंट्स। इसी तरह आज का हमारा पहला चैप्टर है शेड्यूल्स और हम शेड्यूल्स की बात करेंगे। हम तो इसी तरह हमारा पहला शेड्यूल है। क्या कहता है हमारा पहला शेड्यूल? हमारा पहला शेड्यूल बात करता है, किसकी बात करता है? लिस्ट ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, राज्य और केंद्र प्रशासित प्रदेशों के नाम के बारे में जिक्र करता है ये, और उनके एक्सटेंट के बारे में जिक्र करता है। मतलब ये कहाँ तक फैले हुए हैं इनके बारे में जिक्र करता है हमारा पहला आर्टिकल। क्या कहता है हमारा पहला आर्टिकल? उनके स्टेट्स के बारे में और हमारी कंट्री के राज्य और हमारे कंट्री के यूनियन टेरिटरीज की बात करता है हमारा पहला शेड्यूल। कितने राज्य हैं? अब हमारे 28 राज्य हैं और यूनियन टेरिटरीज कितनी हैं? 8। 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज है। अब इस समय हमारे इंडिया की उनके नाम के बारे में जिक्र करता है, उनके एक्सटेंट तक जिक्र करता है और ये हमारा पहला शेड्यूल हुआ। और किस आर्टिकल तक है ये? 1 से लेकर 4 आर्टिकल तक है हमारा पहला शेड्यूल। हमारे पहले शेड्यूल किस आर्टिकल से लेकर है? फर्स्ट आर्टिकल टू 4th आर्टिकल। पहले आर्टिकल में भी नेम ऑफ यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स के बारे में जिक्र करता है। इसी तरह 1 से लेकर 4 तक ये बात करता है उनके नाम और उनका एक्सटेंट कहाँ तक फैले हुए हैं। जब हम आर्टिकल्स पढ़ेंगे तो हम लाइन बाइज हर एक आर्टिकल करेंगे। अगला है हमारा सेकंड शेड्यूल। तो पहला मैंने बता दिया, किसकी बात करता है? नेम्स ऑफ यूटीज और स्टेट्स। इसी तरह और उनके एक्सटेंट तक। इसी तरह जो सेकंड शेड्यूल है बात करता है सैलरीज के बारे में एंड अलाउंसेस के बारे में। सैलरीज भी वही होते हैं, अलाउंसेस भी वही होते हैं। किन की सैलरीज के बारे में? राष्ट्रपति की सैलरी के बारे में लिख लेते हैं। किसकी सैलरी के बारे में? प्रेसिडेंट की सैलरी के बारे में। गवर्नर्स ऑफ स्टेट के बारे में, जो राज्यपाल होते हैं उनकी सैलरीज के बारे में। वाइस प्रेसिडेंट की सैलरी के बारे में। द स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लोक सभा
की सैलरी के बारे में। चेयरमैन, चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट और राज्यसभा और डिप्टी चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट और राज्यसभा। चेयरमैन, किसके चेयरमैन? राज्यसभा के चेयरमैन, या आपको पता है कि राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट भी कहा जाता है, उनकी सैलरी के बारे में। और डिप्टी चेयरमैन या डिप्टी चेयरमैन की सैलरी के बारे में। किसके डिप्टी चेयरमैन? राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन की सैलरी के बारे में। उसी तरह स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली की सैलरी के बारे में और डिप्टी स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली की सैलरी के बारे में। आगे आता है चेयरमैन, चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में और डिप्टी चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल की सैलरी के बारे में। जज ऑफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की सैलरी के बारे में और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की सैलरी के बारे में। कई बार क्वेश्चन आ जाता है पेपर में कि सेकंड शेड्यूल में किसकी सैलरी के बारे में जिक्र नहीं है, तो ये नौ लोग हैं जिनकी सैलरी के बारे में जिक्र है। राष्ट्रपति, गवर्नर्स ऑफ स्टेट, वाइस प्रेसिडेंट, स्पीकर ऑफ एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा और डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, डिप्टी स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल और डिप्टी चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, जज ऑफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। जैसे राष्ट्रपति की सैलरी है 5 लाख, इनके बारे में जिक्र है। यहाँ पर कंफ्यूज तो नहीं हो रहे कि लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या होती है। जैसे हमारे पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट किन 3 पार्ट से बनी है? एक तो राष्ट्रपति, एक राज्यसभा और लोकसभा। इसी तरह जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, जो वो भी 3 पार्ट से बनी होती है, लेजिस्लेटिव काउंसिल, गवर्नर और लेजिस्लेटिव असेंबली। कईयों में लेजिस्लेटिव काउंसिल है और लेजिस्लेटिव असेंबली तो सभी में होती है, लेकिन सिर्फ थोड़े एक राज्य हैं जिनमें दोनों हैं। वो बाद में अगले चैप्टर्स में आने वाले में करेंगे। तो पहला हमने शेड्यूल कर लिया। क्या कर लिया? नेम्स एंड यूनियन टेरिटरीज, राज्य और यूनियन टेरिटरीज के नेम के बारे में और उनके एक्सटेंट के बारे में। सेकंड शेड्यूल हमने सैलरीज और अलाउंसेस के बारे में कर लिया। 9 लोगों के सैलरीज और अलाउंसेस के बारे में बात कर लिया। अब आता है थर्ड शेड्यूल। थर्ड शेड्यूल किसकी बात करता है? तो याद रखना, थर्ड शेड्यूल बात करता है ओथ की। ओथ क्या होती है? सौंग। उनकी सॉन्ग के बारे में बात करता है। जैसे आपको सभी को पता है कि कोई भी पार्लियामेंट में आता है, जहाँ लेजिस्लेटिव असेंबली में आता है, तो कैसे आता है? सॉन्ग चुपकर आता है। उनकी सॉन्ग के बारे में बात करता है हमारा थर्ड शेड्यूल। और किन किन की सॉन्ग के बारे में बात करता है? एक करता है द यूनियन मिनिस्टर्स की, सेकंड बात करता है द कैंडिडेट्स फॉर इलेक्शन ऑफ पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट में इलेक्शन करके आते हैं वो। द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, जो मेंबर्स होते हैं पार्लियामेंट के, एमपी, जिसे आप एमपी बोलते हैं। 4 आता है द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये सभी सॉन्ग उठाकर आते हैं। द सीएजी, द स्टेट मिनिस्टर, द कैंडिडेट ऑफ इलेक्शन ऑफ स्टेट असेंबली, जो जिसे आप बोलते हैं एमएलए,
अगले हैं द मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटर। और द जजेस ऑफ हाई कोर्ट। इनकी सैलरी के बाद इनकी ओथ के बारे में बात करता है हमारा थर्ड शेड्यूल। 9 लोग हैं, 9 लोग नहीं है, मतलब 9 पॉइंट्स है। और कई बार क्वेश्चन में आ सकता है कि किनकी सैलरी के बारे में जिक्र नहीं है थर्ड शेड्यूल में। जैसे राष्ट्रपति यूनियन मिनिस्टर में आ जाएगा, प्रधानमंत्री यूनियन मिनिस्टर में आ जाएगा, सभी आ जाएंगे। और बाकी सारे इनकी सॉन्ग के बारे में बात करता है हमारा थर्ड शेड्यूल। हमारा फोर्थ शेड्यूल बात करता है एलोकेशंस ऑफ सीट्स फॉर राज्यसभा। राज्यसभा में सीट्स का जो भी वेरवा है, कितनी कितनी स्टेट्स राज्यों को मिली हुई है राज्यसभा में, उनके बारे में बात करता है हमारा फोर्थ शेड्यूल। किनकी सीटों के बारे में? राज्यसभा की सीटों के बारे में। अच्छा, राज्यसभा में जब चैप्टर करेंगे तो अच्छे से करेंगे। अभी इतना याद रखो कि राज्यसभा एक बोलते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स, काउंसिल ऑफ स्टेट। और राज्यसभा का जिक्र कौन से आर्टिकल में है? तो आर्टिकल नंबर 80। जैसे पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट का आर्टिकल, पार्लियामेंट किससे बनी है मैंने पहले भी बता दिया, प्रेसिडेंट, राज्यसभा, लोकसभा। राज्यसभा का जिक्र है 80 आर्टिकल में, प्रेसिडेंट का आर्टिकल है 53 आर्टिकल, और लोकसभा का आर्टिकल है 81, और पार्लियामेंट का आर्टिकल है 79। 79, 80 और 81 सीधे याद रखनी है। 79 है संसद, 80 राज्यसभा और 81 लोकसभा। आप सल्ला की तरह भी याद रख सकते हो ये आर्टिकल्स, तीनों ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल ना पेपर में आ जाते हैं। पार्लियामेंट का 79, राज्यसभा का 80 और 81 लोकसभा का। और किसके बारे में? काउंसिल ऑफ स्टेट के बारे में है। और अच्छा, राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए कितनी उम्र चाहिए? एक और, हु इज चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है? तो याद रखना, राज्यसभा का चेयरमैन होता है वाइस प्रेसिडेंट। जो राज्यसभा में मेंबर्स होते हैं उनकी आयु 30 होनी चाहिए, लेकिन जो राज्यसभा का चेयरमैन होता है उनकी आयु 35 होनी। तो आगे आते हैं हमारे फिफ्थ शेड्यूल के बारे में। फिफ्थ शेड्यूल के बारे में बात होती है एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। एससी और एसटी के बारे में जिक्र करता है, उनके एडमिनिस्ट्रेशन और उनके जो भी उनको प्रोविजंस दिए गए हैं उनके बारे में बात करता है हमारा फिफ्थ शेड्यूल। और कौन सा आर्टिकल? तो याद रखना, फिफ्थ शेड्यूल का आर्टिकल है 244। किसके प्रोविजंस? शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में बात करता है। रिवीजन कर लेते हैं, फास्ट रिवीजन। पहला यूटी टेरिटरीज और स्टेट्स के बारे में बात करता है। थर्ड बात करता है इमोलूमेंट्स के बारे में, सैलरीज के बारे में बात करता है। थर्ड बात करता है सेकंड बात करता है इमोलूमेंट्स और सैलरीज के बारे में। थर्ड बात करता है अफर्मेशन और ऑथ के बारे में। और फोर्थ बात करता है राज्यसभा की सीटों के बारे में। और फिफ्थ बात करता है हमारा एससी और एसटी के बारे में। डन। हमारा अगला है सिक्स्थ शेड्यूल, प्रोविजंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात की गई है। उनके ट्राइबल एरियाज, जैसे आप सभी को पता है कि जो असम, त्रिपुरा, मेघालय
और मिजोरम। इन यहाँ पर क्या है, ट्राइबल एरियाज हैं और उनका एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, वो कैसे चलते हैं, उनको क्या क्या प्रोविजंस है, उसके बारे में जिक्र है 6th शेड्यूल में। सबसे पहले तो ये सही कर लेना, अरुणाचल प्रदेश नहीं है हमारे 6th शेड्यूल में, सिर्फ 4 राज्य हैं। इनको 80 mm के बाद 80 mm की तरह भी आप याद रख सकते हो। A फॉर असम, T से त्रिपुरा, M से मिजोरम और M फॉर मेघालय। तो याद रखना मणिपुर नहीं है, पेपर में हमेशा वो कभी बार मणिपुर दे देता है, तो मणिपुर नहीं है। सिर्फ 4 राज्य हैं जिनके ट्राइबल एरियाज की एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करता है 6th शेड्यूल। असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय। और त्रिपुरा, असम की राजधानी दिसपुर, त्रिपुरा की राजधानी ईटानगर, मिजोरम की राजधानी ऐज़वाल और मेघालय की राजधानी शिलोंग। हमारा अगला क्वेश्चन है द 7th शेड्यूल। 7th शेड्यूल छः हो गए, अब हम आए हैं 7th शेड्यूल के बारे में। किसके बारे में बात करता है, ये फेडरल लिस्ट के बारे में बात करता है। सबसे पहले तो कितने प्रकार की फेडरल लिस्ट होती हैं, ये होती हैं 3 प्रकार की। एक आती है यूनियन लिस्ट, एक आती है स्टेट लिस्ट, एक होती है कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट जिन सब्जेक्ट्स पर कोई भी लॉ सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट बनाएगी, वो किस लिस्ट में आएंगे, यूनियन लिस्ट में आएंगे। और जो जिस सब्जेक्ट्स पर स्टेट काम करेगी वो आएंगे स्टेट लिस्ट में। और कॉन्करेंट लिस्ट जो स्टेट गवर्नमेंट प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों इकट्ठे काम करेंगी वो आते हैं कॉन्करेंट लिस्ट में। अच्छा, अगर जैसे स्टेट भी काम कर रही है, सेंट्रल भी काम कर रही है, अगर दोनों में डिस्प्यूट हो जाए और सेंट्रल स्टेट की बात ना माने या स्टेट की सेंट्रल बात ना माने, तो किसका फैसला सही प्रिवेल किया जाएगा, तो सेंटर का। किसका फैसला प्रिवेल किया जाएगा, सेंटर का फैसला प्रिवेल किया जाएगा। हम आते हैं आगे हमारे 8th शेड्यूल में। सबसे पहले तो 8th शेड्यूल किसकी बात करता है, ये करता है ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में। किसकी बात करता है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में। और ओरिजिनली हमारे संविधान में कितनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस थी, 14 ऑफिशियल लैंग्वेजेस थी। अब कितनी हो गई हैं, तो याद रखना अब हो गई हैं 22 ऐड हो गई हैं। तो क्वेश्चन आएगा कि सबसे नवीनतम जो ओरिजिनल के बाद में ऐड की गई, तो वो की गई थी सिंधी। किस अमेंडमेंट की सहायता से, 21st अमेंडमेंट की सहायता से। फिर ऐड की गई थी 3 लैंग्वेजेस। आप इसको नमक की तरह याद रख सकते हो, नमक। एन से नेपाली, एम से मणिपुरी और के से कोंकणी। ये की गई थी 71st अमेंडमेंट से। फिर ऐड की गई 4 लैंग्वेजेस। आप इसको बोर्ड मास की तरह याद रख सकते हो, बोर्ड मास। बी से बोडो, डी से डोगरी, एम से मैथाली और एस से
संथाली, ये 4 लैंग्वेजेस ऐड की गई 92nd अमेंडमेंट। और कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8, और 8 लैंग्वेजेस ही ऐड की गई हैं। तो याद रखना, पहली सिंधी है और लास्ट संथाली। लास्ट 4 लैंग्वेजेस हैं बोडो, डोगरी, नेथाली और संथाली। बस कितनी है? 22 अब ओरिजिनल है। ओके, हमारा 9th शेड्यूल है। अब मैंने बोला था पहले पेज पर भी ओरिजिनली कितने शेड्यूल्स थे? 8। अब कितने हो गए हैं? 12, मतलब 9th ऐड किया गया। फिर क्वेश्चन आता है किस अमेंडमेंट से, या अमेंडमेंट से, तो याद रखना हमारे संविधान में जो पहली अमेंडमेंट की गई थी वो इसी को लेकर की गई थी, फर्स्ट अमेंडमेंट, जिसके राही हमने क्या ऐड किया? 9th शेड्यूल ऐड किया। और कब हुई थी? 1951 में की गई थी। किसको लेकर है? ये लैंड रिफॉर्म्स को लेकर है। Contains acts and orders related to land tenure, road tax, railways and industries के बारे में बात करता है। मतलब जो भी भूमि के लिए लॉज हैं, एक्ट हैं, उनके बारे में बात करता है हमारा 9th शेड्यूल। और 1951 में पहली अमेंडमेंट की गई, जिससे हमने अपने संविधान में 9th शेड्यूल ऐड किया। फिर आता है 10th शेड्यूल। इसको दल बदल शेड्यूल भी कहा जाता है। इसको बोलते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ सबसे पहले तो किस अमेंडमेंट से ऐड किया गया? ये किया गया 52nd अमेंडमेंट 1985 में, जिसमें क्या बात करता है? जैसे आप सभी को पता है कि राष्ट्रपति के पास क्या है? पावर्स हैं, जिसकी सहायता से वो क्या कर सकता है? वो मिनिस्टर्स को रिमूव कर सकता है अगर वो संविधान के अकॉर्डिंग ना चले। इसी तरह जुडिशियल पावर दी गई है स्पीकर को ऑफ लोकसभा और चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, उनको ये पावर दी गई है। और राष्ट्रपति की लिस्ट के कि जिस अकॉर्डिंग मिनिस्टर को हटाया जा सकता है, उसके अलावा कुछ और लिस्ट दी गई है। उसमें पॉइंट्स रखे गए हैं कि अगर इन पॉइंट्स में अगर कोई मिनिस्टर करता है ऐसा, तो उसको हटाने की पावर किसके पास है? स्पीकर ऑफ लोकसभा और चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। जैसे इसमें एक मैं पावर बता देती हूँ आपको। अगर कोई दल बदल, जैसे मैंने बोला, अपनी पार्टी चेंज करता है इलेक्शन के बाद, तो वो भी कहाँ पर आती है? 10th शेड्यूल में। और एंटी डिफेक्शन लॉ बोलते हैं इसको। डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट ऑन द ग्राउंड ऑफ एंटी डिफेक्शन। और कब ऐड की गई? 52nd अमेंडमेंट 1985। मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल हमारा पंचायती, हमारा लोकल गवर्नमेंट को लेकर और डिसेंट्रलाइजेशन को लेकर, और पंचायती राज को लेकर 8 शेड्यूल कौन सा है? 11 शेड्यूल है। जब हमने पंचायती राज को एक संवैधानिक बॉडी बना दिया गया, वो कौन सी अमेंडमेंट थी? 73rd अमेंडमेंट 1992। और ये लागू कब हुई? 1993 में ही लागू हुई। और कौन से आर्टिकल में है संविधान पंचायती राज? 243G में है। और कितने विषयों पर ये काम करता है? 29 विषयों पर ये काम करता है। इसको याद रखने का तरीका 2 + 9 = 11। 29 और 11 ही शेड्यूल में है। ओके, 24 अप्रैल को ये संवैधानिक अमेंडमेंट हुई थी 11 शेड्यूल को। इसीलिए हम पंचायती राज दिवस भी कब मनाते हैं?
24 अप्रैल को। हमारा 12th शेड्यूल है, जैसे 11th शेड्यूल किसके बारे में बात करता है, पंचायती राज के बारे में। तो 12th शेड्यूल बात करता है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस के बारे में बात करता है, एमसीज के बारे में बात करता है। और किस अमेंडमेंट से, 74th अमेंडमेंट 1993 में ये की गई थी, जिसमें म्यूनिसिपल पार्टी को भी हमने संवैधानिक बना दिया। और कितने सब्जेक्ट पर ये काम करता है, ये 18 विषयों पर काम करता है। पंचायती 29 पर काम करती है और म्यूनिसिपल एमसी 18 विषयों पर काम करता है। तो यहाँ तक थे हमारे 12 शेड्यूल। तो लास्ट में मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताना चाहती हूँ, आप इसके ज़रिए आप शेड्यूल्स को लर्न कर सकते हो और कभी नहीं भूलेंगे। तो इसका एक याद करने का तरीका है टीयर्स, लिख लेते हैं, ठीक है। ऑफ और पीएम, टी से पहला शेड्यूल, ये शेड्यूल हो गया, ये जो भी है शेड्यूल में। तो पहला टेरिटरीज के बारे में बता दिया। सेकंड इमोलमेंट्स के बारे में, इमोलमेंट्स कह लो या सैलरी के बारे में कह लो, सेम ही है। थर्ड अफर्मेशन के बारे में, ओथ के बारे में, कुछ भी कह लो सेम ही है, अफर्मेशन और ओथ। फोर्थ राज्यसभा की सीटों के बारे में। फिफ्थ एससी और एसटी के बारे में, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के बारे में। अदर प्रोविजंस, किम के, एटीएमएम, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। सेवन फेडरलिस्ट के बारे में। एट्थ ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में। नाइन्थ लैंड रिफॉर्म्स के बारे में। 10th एंटी डिफेक्शन लॉ। और 11th पंचायती राज। 12th म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो आज की हमारी पॉलिटी की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आई होप आपको पसंद आई होगी और कमेंट कर जरूर बताना कि आपको क्लास कैसी लगी। बाय बाय।